मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साला देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शौहर के फौत होने के कुछ ही दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता तो अपने देवर को साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 18 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के फौत होने के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। उस रात सोचा कि देखूँ तो सही कि देवर का रद्द-ए-अमल क्या होता है। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो गहरी नींद में था, लेकिन हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरे देवर का 7 इंच। 2 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मेरे घर में मेरी सास ससुर और नंदे भी नहीं थी। मेरे शौहर का इस दुनिया में छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। जैद की उम्र सिर्फ 12 साल ही थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी से छोटे भाई से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चे की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई अम्मा मिल गई है, लेकिन मेरी अम्मा मुझे यही समझाती रही थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारा महरम नहीं, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजम होगा। इसीलिए तुम अभी से आदत डाल लो कि वो तुम्हारे कमरे में बिला रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आ जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है और अपनी हदूद की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि वो जैद के बारे में बहुत बुरा सोचती हैं, इसलिए मैं उनकी बातों पर खफा होती थी। लेकिन आज मैं जब बेसहारा हुई थी, मेरा शौहर इस दुनिया से ही चला गया था, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने भी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साला भाई के सहारे छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 12 बज गए थे। मेरा देवर जैद भी अभी घर तक नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मेरा दिल मुतमिन इसी हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे गैर महफूज सा महसूस होगा। मुझे रह रह कर अम्मा की बातें याद आ रही थी। लेकिन इसी लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से जैद की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था और जैद मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में इतना मनफी सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? उसने मुझसे मासूमियत से पूछा। नज़रें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में चावल थे। चावल तेल वाले लगते थे। उसने एक पैकेट में चावल डाले और मेरे सामने रख दिए। भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा लें वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई की बात अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। जैद की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी अम्मा की बातें मेरे जहन से निकल ही नहीं रही थी। भाभी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी मत जाइएगा। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, मगर मेरे जहन में बहुत सारे अंदेशे मटक रहे थे। फिर उसने एक अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं, दूसरा कमरा तो छत के करीब ही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के साथ नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में फौत की हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि जैद
इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर फिलहाल जो बात उसने की थी मुझे ठीक ही लगी। मैं उसके कमरे में चली गई। जैद का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा कहीं और आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। तो कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी थी जिसने मेरे हवाश उड़ाकर रख दिए थे। वैसे तो बज़ाहिर वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, मगर अम्मा वाली बात सही थी कि जो कुछ वो फ़िलहाल कर रहा था वो एक बड़ा और एक समझदार आदमी ही कर सकता है। ज़ैद के कमरे में मैं अपना जेवर देखकर मेरा दिल हौल उठा था। मैं तो उसे कई जगहों पर कई तालों में छुपा कर रखा था। ये सब कुछ ज़ैद के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इससे इस बात का सवाल करूंगी, मगर उस वक़्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे नींद बहुत आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे नींद ज़्यादा नहीं आई थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे ज़ैद के लाए हुए चावल खाकर मेरी आंखों पर गनूदगी तारी हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि कहीं चावल खाने से मुझे नींद तो ना आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही ना मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं ज़ैद के लाए हुए चावलों को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई थी। लेकिन आखिर ज़ैद ऐसा क्यों करता? मैंने दिल में सोचा। आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने ज़ैद किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। भाभी आप सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नींद आई, उसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा। तो मैंने उसे पिके लहजे में यही कहा कि हाँ, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। तो क्यों ना आती भाभी, मैंने आपको चावलों में सोने वाली गोलियां मलाई थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती। उसने मुझे कहा कि तुम उनको खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दे दिया करो, वो आराम से सो जाएंगी। मैंने हैरान हो गई कि ज़ैद इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। ज़ैद, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं नहीं भाभी, मैं आपको अच्छी नींद देना चाहता था। देखें, अब आप अच्छी खासी तरोताज़ा लग रहे हैं। ये ले चाय पिए। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें भी तो कुछ मिलाया तो नहीं? अल्लाह की कसम नहीं भाभी, वो तो मैं आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मलाई थी। कहती हैं तो ये चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। इसने इस प्याली से एक घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन करके बैठी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शक्की हो जाती हूँ। मैं ज़ैद का चेहरा देखती तो इसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई में उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत और शराफत थी। मैंने आज उसे कुछ नहीं कहा था। जानना चाहती थी कि वो आगे खुद से क्या कहेगा, क्योंकि जो मैं उसके कमरे में देख आई थी उसकी तो कोई माफ़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही मुंह खोल लिया। भाभी, मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा एक बहुत ही जानने वाला मुखलिस और ईमानदार अंकल है, वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत से पैसे देगा। हम उन पैसों से घर खरीद लेंगे। इस किराए के घर में हम कब तक रहेंगे? मालिक मकान तो परसों किराया लेने आ जाएगा। हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ज़ैद की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। अभी तक ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर वो कैसे सोच सकता था? बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा, ज़ैद, तुम्हें यह ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाएं?
भाभी, मैंने आगे शादी भी करनी है, हमने सारी ज़िंदगी एक साथ रहना है, नया घर होना चाहिए हमारे पास, और ना किराए के घरों में तो इंसान सिर्फ जलील और रुसवा ही होता है। जैद की बात तो ठीक थी, इसलिए मैंने उसे जेवर वाले मामले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे डर था कि वो जेवर बेचकर हमारे पास अगर पैसे ना आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी, मेरा देवर 12 साल का था, तो ऐसे में कोई भी हमें आराम से बआसानी धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में किसी से मशवरा कर लूं या अपने मायके वालों से कहती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। जैद तो अभी छोटा बच्चा था, इस बात पर मुझे अभी तक गुस्सा था कि उसने मेरे कमरे से आकर इतने तोले का जेवर निकाला कैसे, जबकि ताले टूटे भी नहीं, जबकि इसके जेवर के बारे में जैद को बताया भी नहीं था। मुझे अब जैद की बातों पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो जो करता आखिर में उसकी ऐसी वजाहत देता कि मैं मुतमिन हो जाती। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ये जेवर बेचकर घर लेना है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, घर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेवा हो चुकी हो अब तुम्हें घर आना होगा। मगर मैं उनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के ग़ुलाम हैं, वो अपनी बेवा बहन को कभी भी सहारा नहीं दे पाएंगे। ज़िंदगी भर इंसान उनके सहारे तो नहीं रह सकता। अभी अच्छा मौका था, मैं अपना जेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे शौहर ने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए काफ़ी सारा जेवर बनाया था, मगर अपने भाइयों की नीयत देखकर मैंने वो जेवर देने का इरादा तर्क कर दिया था। अब मैं जैद के सहारे पर चल पड़ी थी। मैंने कहा, जैद, तुम जहाँ चाहो जेवर बेच दो। मैं अपने मायके वालों को इनके रवैये से महसूस हो गई हूँ। जैद ने अपनी इन्हीं अंकल को वो जेवर जाकर दिए, और 2 ही दिन के बाद हमें एक बहुत मुनासिब जगह पर घर ढूंढकर घर की चाबी और कागजात उन्होंने जैद के हवाले कर दिए। मैंने सारे अमल पर हैरान रह गई कि 2 दिन में इतनी जल्दी ये घर हमें कैसे मिल सकता है, जबकि लोगों को काफ़ी सारा काम भी करना पड़ता है। घर का इंतकाल, घर के कागजात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर इंसान को मेहनत करना पड़ती है, वक्त लगता है। मगर जैद ने जब कागजात लाकर मेरे हाथ में रखे तो मैं हैरान रह गई थी। वो था तो 12 साल का, मगर उसकी सोच बड़ों वाली थी। फिर उसने एक अजीब सी बात कही, कहने लगा, भाभी, हम सारा घर साफ कर लेंगे तो आपसे ज़रूरी बात करनी है। आज जैद की आंखें तो अजीब सी लग रही थी, उसकी नज़रों में कोई अजीब सी बेचैनी सी थी, जिसे देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। उस वक़्त मैं जल्दी में थी। मैंने घर में सारा सामान भर दिया। अब हमें आगे की फ़िक्र थी कि हमारा खाना पीना और राशन कहाँ से होगा, जबकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में बाहर जाकर कोई नौकरी भी नहीं की थी। फिर जैद ये क्यों कह रहा था कि उसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है? पता नहीं उसने मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर मैं फ़िलहाल चुप रहना चाहती थी। शाम को मैंने सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। वैसे भी हमारा सामान मुख्तसर ही था, हमारे पास ज़्यादा मालो दौलत तो थी नहीं जिसे हम लिए फिरते। मैंने सारा काम करने के बाद अच्छा सा खाना बनाया। मैं जैद का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो इस घर का हिस्सा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाकर गंदा मंदा खाना खाए। मैंने उसके लिए खाना बहुत मेहनत से बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने शौहर की वफ़ात से पहले बनाया करती थी। उसके हर किस्म के लाड प्यार और नखरे उठाती थी। बहुत सारा खाना बनाने के बाद मैंने टेबल पर रख दिया। जैद के आने का इंतज़ार करने लगी, मगर आज वो घर नहीं आया। मुझे अजीब सा लग रहा था। उसे इस वक्त घर होना था, जबकि 10 बज रहे थे रात के। भाई की वफ़ात से पहले तो वो शाम को तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था। उसके बाद कभी घर से बाहर नहीं निकला। हाँ, हम लोग जब बाहर आइसक्रीम खाने जाते तो वो हमारे साथ ज़रूर होता था, लेकिन अकेला तो कभी घर से नहीं गया। मुझे डर लग रहा था
میں اس کا انتظار کرنے لگی یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ زید، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اب اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم گھر میں نہیں کر سکتے؟ باہر جانا پڑتا ہے، تمہیں دوستوں کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابھی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چلا اٹھا۔ بھابھی، بس کر دیں، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ جو آپ نے کھانا پکایا ہے وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 40 سالہ مرد جتنا غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں تھا، کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابھی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں؟ کہاں گیا تمہارا وہ ماں والا راگ؟ تم مجھے صبح شام ماں کہتے ہو، اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا؟ یہ بات، اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے اور پھر منہ سے کیسے نکالی؟ میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا، مجھے ٹکتی باندھی دیکھ کر مجھے اب اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی، وہیں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میرا اول اور زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زید ایسا نکلے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا، اگرچہ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی زید کے بارے میں میرے شوہر نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا، اس کو ماں نہیں، ابا نہیں، تو اب تم ہی سے اس کا سب کچھ ہو۔ زید کی ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد زید سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرے نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں۔ اگر کسی کو میرے ساتھ رہنا ہو تو میں اپنے مائکے سے کسی کو بلا لوں گی، پر زید نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اسے گھر سے ضرور نکال دوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا، لیکن زید اس میں رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اگر وہ اپنی بھابھی کو عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے، مگر میری خاموشی اب غصے میں بدل چکی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے زید کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے جب باہر سے دروازہ کھولا تو آگے سے کمرہ خالی تھا، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ زید کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میرا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے باہر والے دروازے پر نظر ڈالی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب زید مجھے گھر میں قید کر کے گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ اتنا سا ہے، عمر بھی 12 سال اور حرکتیں دیکھو۔ میں یہی سوچ کر اپنے مائکے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر یاد آیا میں تو عدت میں ہوں اور یوں بار بار گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں۔ بس یہی سوچ کر میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوہر کی وفات کو مہینہ ہو چکا تھا۔ اس ایک مہینے میں زید کتنا بدل گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، یا اللہ، مجھے اولاد دے دیتا تو میں اس وقت زید کے سہارے نہ ہوتی، میں اپنی اولاد کے سہارے زندگی گزار لیتی۔ مگر اب میں اسے کیا کہوں؟ میرا تو اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ جس شخص کی وجہ سے رشتہ تھا وہ تو مٹی میں جا سویا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ زید آئے تو میں اس سے صاف صاف بات کروں گی۔ اب وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ رات کے تقریباً 6
बज चुके थे, यानी अभी रात शुरू नहीं हुई थी कि मेरे घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही समझी कि बाहर ज़ैद होगा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे, मोअज़्ज़ज़ थे। इनके चेहरों पर दाढ़ियाँ सजी हुई थी। लगता था जैसे इस्लाम के ठेकेदार यही हों। इन्होंने जो बात मुझसे कही वो बहुत हैरान कर देने वाली थी, बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। बीबी, तुम यहाँ अकेली रहती हो? जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। झूठ बोल रही हो। ये इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है, अभी भी घर में होगा। ये लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। दूसरा आदमी बोला, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? अरे बीबी, तुमने क्या किया ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 12 साला देवर के साथ इस घर में अकेली रहती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। या अपने माँ बाप के घर जाओ, या रहना है तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी भी बहनें, बेटियाँ और माएँ हैं। ऐसे लोगों को हम अपने मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आदमियों पर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं उनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने उनके मुंह पर ही घर के दरवाजे बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। ज़ैद पर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। ये सब उसी का किया धरा है। मैंने दिल में सोचा, अपना सामान मैं बांधना शुरू कर दिया, क्योंकि अब यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि ज़ैद ने ये सारी बातें मेरे बारे में ऐसे फैलाई होंगी जैसे मैं कोई बहुत गुनाहगार औरत हूँ। सच कहते हैं ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। अल्लाह पाक सब की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए, आमीन।